आज देखते हैं कैलोरीमेट्री। ठीक है, कैलोरीमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थ्योरी, फिर हम मेनली इस पे न्यूमेरिकल होता है। ठीक है ना। देखो, कैलोरी किसकी यूनिट होती है? हीट की। कैलोरी सिंपली यूनिट होती है हीट की। तो कैलोरी का लेना देना किससे है? हीट से। और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मैट्री का मेजरमेंट मतलब होता है मेजरमेंट, यानी ये फिजिक्स का वो ब्रांच है जो हीट के मेजरमेंट्स से डील करता है। जैसे थर्मोमेट्री, थर्मो का मतलब क्या है? थर्मल। थर्मल मतलब टेम्परेचर। मैट्री का मतलब मेजरमेंट। जो टेम्परेचर के मेजरमेंट से डील करे उसको थर्मोमेट्री बोलेंगे। कैलोरी के मेजरमेंट से जो डील करे, कैलोरी हीट की यूनिट होती है, उसको क्या बोलेंगे? कैलोरीमेट्री। सिंपल लिख लो, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, branch of physics that deals with the measurement of heat, is called calorimetry। अब देखो, कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल है, ये एक तो ब्रांच को कैलोरीमेट्री कहे, इस प्रिंसिपल का क्या कहना है? इसका सिंपल सा कहना है कि हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। तो हीट गेन, और एक बात है अंडर दिस कंडीशन कि दूसरा कोई सराउंडिंग जिन दो के बीच देख रहे हैं उसी का मामला है, सिस्टम में उसके अलावा कोई नहीं है। अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट है जो कांटेक्ट में आया है, एक गर्म है एक ठंडा है, तो ऑब्वियस है गर्म वाला हीट क्या करेगा? लूज करेगा, और ठंडा वाला क्या करेगा? हीट गेन करेगा। और करके क्या होगा? इक्विलिब्रियम में आएगा। यानी जितना हीट गर्म वाला लूज किया उतना ही ठंडा वाला हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अगर दो के बीच ही मामला है, तीसरा सिस्टम में कोई नहीं होना चाहिए तब, नहीं तो फिर उसका भी रोल पड़ जाएगा। जैसे बकेट में पानी है, बाल्टी में, उसमें तुमने गर्म पानी मिला दिया ऊपर से, तो यहाँ गर्म पानी और बकेट में जो पहले से पानी था बाल्टी में, इन्हीं दो के बीच मामला हो रहा है। तीसरा सराउंडिंग का रोल वगैरह हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। अगर हम उन दोनों की बात करें, क्योंकि सराउंडिंग करेंगे, फिर सराउंडिंग भी, अगर सराउंडिंग उससे गर्म हुआ तो सराउंडिंग क्या करेगा? लूज करेगा हीट। और अगर सराउंडिंग उससे ठंडा हुआ तो गेन करेगा हीट। हम उसका रोल छोड़ रहे हैं, हम केवल गर्म पानी और पहले से बकेट के पानी को देख रहे हैं। तो गर्म पानी हीट लूज करेगा और बकेट का पानी हीट क्या करेगा? गेन करेगा। तो सिंपली हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, इसका ये कहना है। ये मान लो दो बॉडी को कांटेक्ट में लाए, इसका टेम्परेचर कुछ था, मान लो इसका था से 60, इसका था से 40, दोनों को कांटेक्ट कराएंगे, ये क्या होगा? हीट लूज करेगा, ये गेन करेगा। मान लो ये 10 जूल का हीट लॉस किया, ये 10 जूल का हीट क्या करेगा? गेन करेगा। लेकिन यहाँ पे बाकी जो बाहर इन दोनों के अलावा कुछ भी है, उसका रोल हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। क्लियर बात? तब तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी, लिखिए बालक, हीट गेन्ड बाय कोल्ड बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी। हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी provided there is no exchange of heat, with surrounding, सराउंडिंग के साथ कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? तो सिंपली इसका क्या कहना है? हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। लिख लो। अब एक बात समझो, सिंपल सा चीज है कैलोरीमेट्री। अच्छा, ऐसा ही मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, और ऐसा ही अगर हम बोलते हैं कैलोरीमीटर, मीटर मैट्री में फर्क है। जब हम मीटर लगाएंगे ना, कैलोरी का लेना देना क्या है? हीट। और मीटर का मतलब क्या है? मेजरमेंट। तो ये भी उसी से डील करेगा, हीट के मेजरमेंट से, बट ये क्या हो जाएगा? डिवाइस हो जाएगा। यानी कैलोरीमीटर क्या है? वैसा डिवाइस जो हीट का क्या करता है? मेजरमेंट करता है। जैसे थर्मोमीटर, थर्मो मतलब टेम्परेचर, मीटर मतलब मेजरमेंट। वैसा डिवाइस जो हीट का मेजरमेंट, वैसा डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करता है,
वैसा डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करता है हम थर्मोमीटर बोलते हैं। उसी तरह से कैलोरीमीटर वैसा डिवाइस जो कैलोरी को मेजर कर देता है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, कैलोरीमीटर। और मेट्री क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। कैलोरीमेट्री हीट का मेजरमेंट का ब्रांच, थर्मोमेट्री टेम्परेचर की मेजरमेंट का ब्रांच। तो कैलोरीमीटर सिंपल लिख लो, कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर द हीट, दैट मेजर द हीट। बेसिक बात है, कोई दिक्कत नहीं, मेजर द हीट। तो इसमें कॉन्सेप्ट पे छोटे छोटे आएंगे, फिर हम समझ के फिर उसके बाद कैलोरीमीटर की मेट्री के कॉन्सेप्ट पे, कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल करेंगे आगे। तो पहले बेसिक कुछ कुछ टर्म जान लेते हैं। स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, राज्य। तो क्या, हाँ, तो वो क्या है, वो किसी ऑब्जेक्ट की अवस्था है, किसी की कंडीशन है कि सॉलिड होगा तो फ्लो की टेंडेंसी नहीं होगी, लिक्विड होगा फ्लो की टेंडेंसी होगी, गैस होगा तो रैंडम मोशन की टेंडेंसी होगी। यानी वो किस कंडीशन में है वो बताने वाला क्या, स्टेट। और स्टेट की पहचान कैसे होती है, स्टेट की पहचान होती है प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी का मतलब प्रेशर, मतलब टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम। सॉलिड है डेफिनिट शेप होता है, वॉल्यूम डेफिनिट है। लिक्विड जिस बर्तन में उसका वॉल्यूम ले लेता है। गैस रैंडम मोशन करता रहता है, वॉल्यूम स्पेस में फैलता जाएगा, तो प्रेशर भी अलग अलग होगा। तो सिंपल लिख लो स्टेट, एक लाइन लिख लो, क्या है, द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, द कंडीशन की किस कंडीशन में है, द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम, द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज, condition of a system is known as state of system, is known as state of system, condition of a system is known as state of system, full stop। state of system, state of system is known, state of system is known with the help of, state of system is known with the help of property, state of system is known with the help of its properties, state of system is known with the help of its properties। ठीक है, तो छोटे छोटे टर्म्स जान लेते हैं पहले। स्टेट, स्टेट जान लिए। एक टर्म बोलते हैं यहां प्रोसेस। प्रोसेस का होना मतलब क्या है, यहां थर्मोडायनेमिक्स साइंस में बात करेंगे, कोई प्रोसेस अकर है, प्रोसेस हो रहा है, मतलब क्या है, यहां प्रोसेस का मतलब होता है चेंज ऑफ स्टेट। प्रोसेस वर्ड का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट के चेंज कोई प्रोसेस करते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस हो रहा है, गैस से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, ये सब जो भी है तो इसको बोलते हैं प्रोसेस। लिखना है तो लिख लो, प्रोसेस है चेंज ऑफ स्टेट, लिख लो। The transition of a substance, the transition of a substance, the transition of a substance, transition of a substance from, transition of a substance from one state to another, transition of a substance from one state to another, the transition of a substance from one state to another is known as process, is known as process। क्लियर है। अब कुछ कुछ प्रोसेस जान रहे होगे, पहले से भी नाम सुने हो, जल्दी से केवल नाम बताते चलो मुझे। प्रोसेस आप सब जान रहे हो, बहुत पहले से पढ़ते आए हो छोटे क्लास से, तो जल्दी से सबका नाम केवल बता दो। एक चीज होता है सॉलिड से लिक्विड बनना, क्या बोलते हैं इसको, मेल्ट होता है, मेल्टिंग। सॉलिड से लिक्विड बोलते हैं मेल्टिंग। जल्दी जल्दी देखते चलो। लिक्विड से गैस या वेपर, लिक्विड से गैस या फिर वेपर बोलो तो क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, बिल्कुल। इसका उल्टा चलते हैं, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन। जैसे कि अभी एलपीजी का बहुत मामला जो देख रहे हो, एलपीजी क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो होता बेसिकली गैस है, लेकिन गैस क्या होगा, बहुत ज्यादा जगह छेकेगा। तो अगर गैसियस फॉर्म में रहना दिया जाए तो उस सिलेंडर में बहुत कम गैस आएगी, तो उसको लिक्विड चूंकि कम जगह लेता है तो उसको क्या किया जाता है, कंडेंस किया जाता है।
कंडेंस करके क्या बनाया जाता है, लिक्विड। तो वही है गैस का कंडेंसेशन लिक्विड। अच्छा, कंडेंस करने से के लिए क्या जरूरी होगा, मान लो अगर गैस से लिक्विड बनाएंगे तो क्या होगा, जगह कम लेगा। गैस से लिक्विड, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में बहुत कम गैप होता है कंपेयर टू गैसियस मॉलिक्यूल। तो क्या करना पड़ेगा, अगर गैस से लिक्विड बनाना है तो मॉलिक्यूल को करीब लाना पड़ेगा। यानी गैस से लिक्विड कैसे बनाया जाता होगा, प्रेशर एक्सर्ट करके। प्रेशर एक्सर्ट करके मॉलिक्यूल कम आए, स्पेस घटता गया, स्पेस बहुत घटा, वो लिक्विड फेज में चेंज हो गया, और स्पेस घटा तो सॉलिड में चेंज हो गया प्रेशर बढ़ा के। खैर ठीक है, तो गैस से लिक्विड क्या हो गया, कंडेंसेशन। ठीक, लिक्विड से सॉलिड, जल्दी फ्रीज होना, फ्रीजिंग, बिल्कुल। लिक्विड सॉलिड जमना, फ्रीज होना, फ्रीजिंग। ठीक, अच्छा एक और है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर, क्या बोलते हैं, सॉलिड से वेपर को सब्लिमेशन। कुछ चीजें हैं, मटेरियल है जो सॉलिड से सीधा क्या बन जाता है, वेपर। इसका एग्जांपल दे सकते हो सब्लिमेशन का, बाकी तो बहुत कॉमन है। सब्लिमेशन का कुछ एग्जांपल, ओडोनिल, बिल्कुल। उसमें क्या मटेरियल और बताओ, एक देखे हो, हाँ नेप्थलीन बॉल्स बोलते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, नेप्थलीन बॉल्स। और एक बोलते हैं ड्राई आइस, या क्या सॉलिड CO2। सॉलिड बनना है, दोनों चीज बोलते हैं, टेक्निकली फ्रीजिंग ज्यादा बोलते हैं टेक्निकली। तो सॉलिड CO2, ड्राई आइस। और एग्जांपल बता सकते हो, कपूर का, कैम्फर, कपूर, नेप्थलीन बॉल्स, जितने लिखने हैं लिख लो जल्दी से। तो बोर्ड पे जो लिखा है तुम पहले से पता ही होगा, फिर भी थोड़ा बहुत लिखना है, जल्दी से नोट कर लो। आयोडीन, ड्राई आइस, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन बॉल्स, सब बहुत। तो जल्दी से इनमें कुछ नोट करना करो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रोसेस और है, इसको भी जान लो, इसको बोलते हैं रीगैलिएशन। एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं रीगैलिएशन। रीगैलिएशन, रीगैलिएशन, GELA, स्पेलिंग देख लेना, शायद यही होता है, REGELA, हाँ ठीक है, रीगैलिएशन। अच्छा, इससे बालक ठीक बता रहा है, वेपर टू सॉलिड एक डिपोजिशन बोलते हैं, पर कम दिखता है, लेकिन ठीक है, जैसे ओला वगैरह गिरता है ना, ठीक। तो रीगैलिएशन, तो रीगैलिएशन, अब री का मतलब क्या होता है, री का मतलब होता है फिर से, अगेन। रीगैलिएशन क्या है, बता सकते हो बालक, क्या है, किसी को पता है क्या, बालक कुमार, बालक समाज, बालिका समाज। री का मतलब है अगेन, मतलब फिर से। और ग्लेयर वर्ड का गैलिएशन बना है ग्लेयर वर्ड से, री ग्लेयर। और ग्लेयर का मतलब होता है फ्रीजिंग, फ्रीज होना, जमना। तो फिर से फ्रीज होना, फिर से फ्रीज होना, फिर से जमना ही क्या कहलाता है, रीगैलिएशन। फिर से जमना क्या कहलाता है, रीगैलिएशन। ये क्या है, क्या चीज है, जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो रीगैलिएशन प्रोसेस क्या होता है कि तुम्हारा कुछ डस्टर का ये था, या डस्टर थे गायब हो गया, चलो कोई, अच्छा वहां पहुंच गया। देखो रीगैलिएशन क्या होता है कि मान लो ये पूरा सॉलिड होता है, इस तरह से पूरा भरा हुआ है, आइस, आइस क्यूब है, मतलब आइस का बड़ा सिल्ली है, मान लो ये आइस है पूरा, ठीक है ना, आइस का बनाया है। होता क्या है जरा समझना, एक हमने क्या किया, ऊपर से एक वायर लिया, एक वायर को इसके ऊपर, वायर पतला होता है, वायर को ले गए और ऐसे करके उसके दोनों छोर लटका दिए, दोनों एंड लटका दिए। वायर इस पे से गया, पूरा बर्फ का है, मान लो आइस का, और वायर को हम ऐसे ले जाके ऐसे करके लटका दिए। अब हमने क्या किया, वायर के इस एंड पे और इस एंड पे, दोनों एंड पे कोई मास रख दिया, ठीक है, कोई हैवी मास दोनों एंड पे रख दिया। अब होता क्या है पता है, जैसे वायर के एंड पे मास रखेंगे ना, तो इसका वेट होगा। वेट क्या करेगा, बर्फ से कांटेक्ट किसका है, बर्फ से कांटेक्ट इसका है, वायर का। तो वायर इसको क्या करेगा, बर्फ को कंप्रेस करेगा। तो वायर का चूंकि एरिया बहुत कम होता है और फोर्स यहां ज्यादा लग रहा है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी वायर की वजह से अगर मैं प्रेशर बोलूंगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स वेट की वजह से ज्यादा हो गया और वायर पतला होता है, एरिया कम हो गया। तो फोर्स बढ़ाए प्रेशर बढ़ेगा, एरिया घटाए प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि वायर उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो बर्फ की सिल्ली पे वायर प्रेशर एक्सर्ट किया, तो प्रेशर एक्सर्ट करने से क्या होगा कि वहां का बर्फ क्या होगा, पिघलेगा, वायर का बर्फ पिघलेगा, तो वो वायर क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा।
फिर वायर नीचे आया तो थोड़ा सा जो पिघला है बीच में, चारों तरफ तो बर्फ ही है, तो वो पिघला है तो वो भी इक्विलिब्रियम में आके कुछ देर बाद ठंड की वजह से फिर से क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा। फिर वैसे ही प्रेशर एग्जर्ट होगा, फिर वायर थोड़ा सा और नीचे आएगा, फिर वायर थोड़ा और नीचे आएगा, वहां पे क्या हुआ कि पानी बना अंदर, वो बर्फ मेल्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर वहां का बर्फ फिर पिघला, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर का बर्फ पिघला, फिर से वो फ्रीज हो गया, फिर नीचे आया, फिर फ्रीज हो गया। इस तरह से करते करते नीचे आता जा रहा है और ऊपर का बर्फ क्या हो रहा है, फ्रीज होता जा रहा है, और पूरा का पूरा वो सिस्टम ही करके देख सकते हो, पूरा का पूरा वो सिस्टम ही नीचे आ जाएगा, वायर विथ दोनों तुम्हारा मास, पूरा का पूरा सिस्टम नीचे आ जाएगा और ये टूटेगा। इसी को प्रोसेस को बोलते हैं रीगलिएशन। बार बार फ्रीज होना, बार बार तुम्हारा पिघलना, पिघल के क्या होना, पिघलना प्रेशर के कारण मेल्ट होना, और उसके बाद फिर से फ्रीज होता जाना, रीगलिएशन, अगेन फ्रीजिंग। तो लिख लो प्रोसेस क्या है, जल्दी से लिख लो। द फेनोमेनन इन विच ice melts, when pressure is increased, ice melts when pressure is increased and again freezes when pressure is removed, and again freezes when pressure is removed. When pressure is removed is called रीगलिएशन। प्रेशर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीगलिएशन। तो बात क्लियर हो गई, इज कॉल्ड रीगलिएशन। अब जरा समझो बात को, ये तो हो गया, ठीक है, छोटे छोटे टर्म थे, क्लियर हो गया। अब कैलोरीमेट्री पे क्वेश्चन बनता है इन सब कॉन्सेप्ट पे, तो हम आते हैं चीजों पे, और एक लेटेंट हीट का टर्म आएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे टेम्परेचर राइज होता है उस पे हम आ रहे हैं, किन प्रोसेस से क्यों गुजरता है, जरा समझेंगे। मान लो वाटर है एट कुछ भी, मान लो -20 डिग्री सेल्सियस हो, -20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फेज में होगा, सॉलिड। वाटर एट -20 डिग्री सेल्सियस सॉलिड से, समझो वाटर का जो फेज बना एट 120 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या कहलाएगा, बहुत सुंदर, 120 डिग्री पे लिक्विड, वेपर कहलाएगा। वेपर या स्टीम, जो भी लिखना है, वेपर या स्टीम, वेपर एट 120 डिग्री सेल्सियस, समझना। वाटर एट -20 से वाटर वेपर या स्टीम बोलो एट 120 डिग्री सेल्सियस। तो ये -20 से 120 डिग्री कैसे बनता है, जरा ध्यान समझना, इसी पे कॉन्सेप्ट पे फिर क्वेश्चन है, इसको तोड़ तोड़ के मैं बता रहा हूं। तो -20 से 120 डायरेक्ट नहीं जाएगा, क्या होगा, सबसे पहले -20 में क्या है, सॉलिड फेज में, पहले वहां से लिक्विड बनेगा, तो यहां से सबसे पहले क्या होगा बताओ बालक, वाटर एट पहले क्या था -220 डिग्री सेल्सियस, किस फेज में, सॉलिड। रूम टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस सॉलिड टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड में आएगा, पहला फेज। अब 0 डिग्री के बाद क्या होगा, फिर उसका फेज चेंज होगा। 0 डिग्री पे क्या होता है, फेज चेंज होता है, मतलब ये आइस से क्या बनेगा, वाटर बनेगा, लिक्विड बनेगा। तो वाटर एट अब जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये स्टेज क्या है, सॉलिड से वाटर अभी होगा एट कितना, 0 डिग्री सेल्सियस लिक्विड स्टेज में आएगा, अभी केवल फेज चेंज होगा। इन मामला को समझेंगे। फिर तीसरा प्रोसेस, अब पूरा वाटर सॉलिड से क्या बन चुका, लिक्विड। जब पूरा वाटर सॉलिड से लिक्विड बनेगा तो इसका फेज क्या हो गया, अब चेंज हो गया, अब एक नए फेज में आ गया लिक्विड। तो लिक्विड में वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड बन चुका है, से कब तक लिक्विड रहेगा,
वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा क्या, लिक्विड में। तो ये तीसरा फेज ये जाएगा। उसके बाद फिर क्या 100 पे क्या होने लगता है, भाप बनने लगता है, वेपर होने लगता है, स्टीम होने लगता है। चौथा फेज क्या होगा, अब 100 पहुंच चुका है, अब इसको हीट दोगे तो इसका होगा फेज चेंज खाली। अब इसका होगा फेज चेंज, मतलब ये है कि वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस किस फेज में है, लिक्विड से वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वही रहेगा, फेज पूरा चेंज होगा, स्टीम बनेगा या वेपर बनेगा। ठीक, अब पूरा का पूरा वाटर क्या बन गया, वेपर। फिर लास्टली हम कहां तक ले जा रहे हैं, 120 तक। जहां तक भी ले जाना चाहो, फिर अगला फेज चेंज हो चुका है। वाटर एट बिल्कुल वेपर या स्टीम एट वेपर कितना, तो 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बन गया पूरा, से लेकर जहां तक ले जा रहे हैं वहां पे रोक देंगे। वाटर एट वेपर ही रहेगा कितने तक, 120। तो ये -20 से 120 जो बना है, तो अलग अलग इन प्रोसेस से होकर गुजरेगा। यानी क्या चीज ऑब्जर्व हुआ है, एक बार जब उसी स्टेज में है, मतलब उसी स्टेज का मतलब सॉलिड से सॉलिड ही है, सॉलिड से सॉलिड ही है, तो हीट दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। बात आ रही समझ में। उसके बाद जब अब बारी आई फेज चेंज की, सॉलिड 0 पे आ चुका है, इससे ज्यादा पे क्या होता है, फेज चेंज होता है। अब जो हीट दोगे वो टेम्परेचर राइज नहीं करा रहा, 0 डिग्री है, अभी भी टेम्परेचर 0 है, फिर क्या हो जा रहा है, फेज चेंज कर रहा है। फिर एक बार फेज चेंज हो गया, फिर उस स्टेज में राइज करेगा तब तक जब तक कि फेज चेंज ना हो। फेज चेंज कहां होता है, 100 तक, तो 100 तक अभी सेम है, लिक्विड से लिक्विड। फिर 100 पे अब हीट देंगे तो अब फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, स्टीम बनेगा। फिर यानी जब फेज चेंज की बारी आती है तब उस समय केवल फेज चेंज होगा पूरा हीट से, और उसके बाद जब उसी फेज में टिल टेम्परेचर जहां तक बढ़ना है अकॉर्डिंग टू हीट टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस तरह से कोई पहुंचता है, जितना भी जहां से जहां तक, डायरेक्ट नहीं पहुंच जाता। बस समझ में आ रहा है, इन प्रोसेस हो गए। अब इन प्रोसेस में जहां जहां पे इसकी बात की गई है, हीट देने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां पे हीट देने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां पे हीट देने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां पे। ये तीनों हम पहले पढ़ चुके हैं। कौन सा, ये तीनों हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज Q = mc डेल्टा टी। यही तो पहले पढ़े थे, Q = mc डेल्टा टी, यानी हीट दिए टेम्परेचर बढ़ा, Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा डी यानी हीट प्रोपोर्शनल टू है चेंज इन टेम्परेचर। जब हीट देते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, इनमें Q = mc डेल्टा टी, इसमें, और यहां पे भी टेम्परेचर बढ़ रहा है mc डेल्टा टी। ये तो हम पहले पढ़े हैं। क्या नहीं पढ़े, ये दोनों नहीं पढ़े, फेज चेंज की बात जहां होती है। अब क्या हो रहा है, फेज चेंज का मामला समझते हैं। क्या है कि हीट का जनरली असर हमको कैसे पता चलता है, कि अगर हीट किसी को देंगे तो उसका अंदाज क्या, हीट तो दिख तो नहीं रहा, हीट दे रहे हैं, मान लो हीट तो दिख नहीं रहा, गर्मी है, सनलाइट, अब इसमें कितनी गर्मी है, गर्मी तो दिख नहीं रहा कमरे की इतनी गर्मी, तो उसका अंदाज कैसे लगता है, गर्मी लगने से। अगर गर्मी लग रही है तो टेम्परेचर बढ़ा है हमको लगता है, ठंड लग रही है तो टेम्परेचर कम हुआ है, तो ये फील किया जाता है। तो हीट का इफेक्ट कैसे दिखता है, टेम्परेचर किसे, हीट दे रहे हैं टेम्परेचर राइज होता है। लेकिन जब बारी आती है फेज चेंज की, उस समय हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर राइज नहीं होता। तो अगर हीट दे रहे हैं टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, तो फिर हीट जा कहां रहा है, तो हीट जा रहा है उसको फेज चेंज कराने में। मतलब क्या, जैसे सॉलिड से लिक्विड बना, तो सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच कम गैप है, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच गैप बढ़ गया, तो सारी की सारी एनर्जी टेम्परेचर को बढ़ाने में तो खर्च नहीं हुई, फिर कहां खर्च हुई, उसके मॉलिक्यूल को गैप बढ़ाने में खर्च हुई। फिर उसी तरह से लिक्विड से वेपर बनाने की बात हुई, तो उस समय पूरी एनर्जी कहां खर्च हुई, उसके गैप को और बढ़ाने में। तो ऐसे वाले हीट को हम बोलते हैं, इसको लेटेंट हीट। ये तो स्पेसिफिक हीट था, इस वाले हीट को जो फेज चेंज कराने में यूज होता है, जो दो प्रोसेस जो बीच में छूटा था हमारा 2 और 4, वो है लेटेंट हीट। इसके लिए सिंबल यूज करते हैं कैपिटल L।
लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या है लिखा देंगे। लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट वो हीट है जो कहां खर्च होता है? फेज चेंज कराने में खर्च होता है, ठीक है। इसलिए हिंदी में इसका नाम भी है लेटेंट। वर्ड का मतलब होता है, इंग्लिश में पढ़ोगे हिडन। लेटेंट का मतलब हिडन, हिडन छुपा हुआ। लेटेंट का मतलब है हिडन, छुपा हुआ। हिंदी में नाम भी है खतरनाक सा गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा मतलब छुपा हुआ ऊष्मा, छुपा हुआ हीट। मतलब छुपा हुआ क्यों? क्योंकि हीट का असर हमको टेम्परेचर के चेंज से दिखता है, पर यहां पे टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा। मतलब हीट दे रहे हैं पर हमको उसका असर नहीं फील हो रहा है, छुपा हुआ है असर। तो इसीलिए नाम क्या है? लेटेंट हीट। तो इसको हम देखेंगे तो इसका फॉर्मूला जो बन जाता है Q इक्वल टू, एक तो स्पेसिफिक हीट पहले देखा था, उसमें असर दिखता है ml, Q इक्वल टू ml। Q क्या है? हीट, m मास, L क्या है? लेटेंट हीट। तो L इक्वल टू यहां से क्या बनेगा? Q बाय m। तो डिफाइन करने का तरीका याद करो, पहले बताया था क्या कि नीचे वाले को 1 कर दो, डिनोमिनेटर को, तो दिस इक्वल टू दिस बोल सकते हो। यानी लेटेंट हीट में भी इक्वल टू क्या है? हीट। कब? यूनिट मास का। टेम्परेचर का टर्म आया है? नहीं आया है। टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे? लेटेंट इज अ हीट रिक्वायर्ड किसके लिए? यूनिट मास के लिए। किस चीज के लिए? यूनिट मास का क्या करने के लिए? फेज चेंज करने के लिए। तो हीट रिक्वायर्ड यूनिट मास का फेज चेंज करने के लिए कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आ रही है? तो पहले बोर्ड पे जो लिखा है लिख लो, उसके बाद फिर मैं आगे डेफिनेशन कहानी लिखूंगा, नोट कर लो। देखो लेटेंट हीट समझ गए, इसका जल्दी से डेफिनेशन लिख लेते हैं। सिंपल तरीका डिफाइन करने का क्या होता है? डिनोमिनेटर को 1 कर दो। इफ m इक्वल टू 1, तो ऐसे में हम क्या बोल सकते हैं? L इक्वल टू Q, देन L इक्वल टू क्या बोलेंगे? Q। तो डिफाइन करने हो तो क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट को क्या बोलेंगे? हीट। लिख लो डेफिनेशन। लेटेंट हीट का डेफिनेशन लिखना, इट इज द, या लिखो अमाउंट ऑफ हीट, सीधा लिखो लेटेंट हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ, स्टेट मतलब ट्रांजिशन बताया था एक स्टेट से दूसरे फेज से। तो क्या लिखे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास, स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस, state of unit mass of a substance at constant temperature, unit mass of a substance at constant temperature, constant temperature is called, constant temperature is called latent heat of substance, constant temperature is called latent heat of substance, latent heat of substance। क्लियर है? तो इसकी यूनिट एसआई क्या होगी बताओ देख के? जूल पर केजी, जूल पर केजी। या फिर दूसरे यूनिट सीजीएस में बोलोगे तो क्या बोलोगे? सीजीएस में होता है कैलोरी, और ये क्या होगा? ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। यानी कि जूल पर केजी, 1 केजी क्या? किसी सब्सटेंस के 1 केजी का फेज चेंज करने के लिए जितना हीट चाहिए उसको बोलेंगे उसका लेटेंट हीट। या सीजीएस में 1 ग्राम के लिए जितना, एसआई में 1 केजी के लिए जितना जूल हीट चाहिए 1 केजी का फेज चेंज करने के लिए, उसको बोलेंगे उसका लेटेंट हीट। उसी तरह से सीजीएस में बोलेंगे तो किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम को का फेज चेंज करने के लिए जितनी कैलोरी हीट चाहिए उसको क्या बोलेंगे? उसका लेटेंट हीट। सिंपल बोलो। हाँ बोलो। हाँ, उसका क्या फेज चेंज हो जाता है? कैलोरी बर्न किए, कैलोरी तो हीट की यूनिट है ना, एनर्जी की यूनिट है, बल्कि इतना कैलोरी बर्न किए या इतनी एनर्जी बर्न किए। शरीर में क्या फैट है ना, फैट भी तो एनर्जी ही है ना, तो फैट बर्न किए, इतना फैट बर्न किए, यानी शरीर से मेरी इतनी एनर्जी निकली। तो जितनी एनर्जी निकलेगी वो क्या होगा? वो आपका केमिकल रिएक्शन होगा, फैट रिएक्शन करेगा, चर्बी वगैरह क्या होगी? फैट गलेगा। तो वो बोलते हैं कैलोरी का मतलब है कि तुम्हारा उतनी एनर्जी निकल रही है, इतनी कैलोरी बर्न की है, यानी इतनी कैलोरी, इतनी एनर्जी बर्न की है। एनर्जी बर्न होगी तो एनर्जी शरीर को किससे मिलती है? फैट में। फैट ही की वजह से ही तो मोटा होता है आदमी। जो फैट क्या होता है? जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है वही तो चारों तरफ जमा होता है, चर्बी वो उसी का बनता है, वही होता है फैट। ठीक है, तो खैर ठीक है। तो ये जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, क्लियर बात? अच्छा, इसका डायमेंशन भी जल्दी से बता दो। सर
ml2t minus और नीचे में बाय ml2t माइनस टू बाय मास का m, तो L2t माइनस टू या फिर m0 L2t माइनस टू। क्लियर है? अच्छा, कैलोरी बार बार आ रहा है तो कैलोरी एनर्जी की यूनिट होती है। कैलोरी और ग्राम में रिलेशन पता है या सॉरी कैलोरी और ग्राम में क्या होगा? एनर्जी का एनर्जी से ना। कैलोरी और जूल में सर वो 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 6 जूल 1.6 कितना खतरनाक खतरनाक बता रहे हो। 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 4.18 जूल। 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल। राउंडिंग ऑफ करके इसी को लिखना होता है तो रफली लिखते हैं 4.2 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू या तो 4.18 या रफली क्या बोलते हैं 4.2 जूल। पहले बताओ, ये क्लियर है बात? अच्छा, अब एक बात समझो जरा, दो चीजें हैं यहां पे, ये लिख लिया ना, ये सब लिख लिया था। अब देखो, लेटेंट हीट दो बार फेज चेंज करने की बात होगी। एक बार कब? एक बार जब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है और एक बार हो रहा है लिक्विड से वेपर हो रहा है। तो लेटेंट हीट इसी बेसिस पे दो होता है। एक बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन का मतलब क्या है? लिक्विड से गैस बनना। और एक क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, फ्यूजन। एक बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, नाम फ्यूज होना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको जनरली लिखते हैं LF से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसको लिखते हैं LF से। इसका मतलब क्या है? सॉलिड टू लिक्विड। अच्छा, सॉलिड से लिक्विड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड से मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट होना, तो सॉलिड टू लिक्विड एट मेल्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी तरह से बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक, इसको लिख लिया LV से, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका मतलब क्या है? लिक्विड टू वेपर। किस पे होता है? एट बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ऐसी बेसिक सा बात है। अच्छा, तो दो तरह के फॉर्मूले देखा भी। एक Q इक्वल टू MC डेल्टा T, कब? स्पेसिफिक हीट क्या है? टेम्परेचर राइज कराने के लिए। और Q इक्वल टू ML, लेटेंट हीट, कब? फेज चेंज करने के लिए। जब फेज चेंज करेगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो जहां जहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, Q इक्वल टू MC डेल्टा T यूज किए। और जहां जहां फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा, तो डेल्टा T वाला टर्म नहीं आएगा। यहां फेज चेंज में क्या फॉर्मूला यूज होगा हीट के लिए? Q इक्वल टू ML। फेज चेंज और कहां हो रहा है? लिक्विड से स्टीम, यहां क्या होगा? Q इक्वल टू ML। बात समझ में आ रही है? अगर इसको फ्यूजन में लिखना है तो L लिख लेंगे LF, या L लिख लेंगे LB, तो उससे कोई मतलब नहीं, सिंबल से खास, बस पता होना चाहिए। इतनी बातें क्लियर है? अब देखो, कई टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन इधर लिखने कुछ याद रखना, स्पेसिफिक वाटर के केस में कुछ याद रखना। जनरली क्वेश्चन में दिया गिवन होता है, लेकिन याद रखना। और मैं सारे सीजीएस में लिखूंगा, क्योंकि सीजीएस में देखेंगे आगे चल के क्वेश्चन जब करेंगे, क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान होगा, भले ही डेटा एसआई में गिवन हो तो भी, तो हम खुद से कन्वर्ट कर लेंगे। तो सीजीएस में कुछ वैल्यू देख रहे हैं, ये सारी वैल्यू वाटर के लिए देख रहे हैं। बोलोगे वाटर के अलावा कुछ हुआ तो क्वेश्चन में गिवन होगा, बल्कि मैं जो बोर्ड पर लिख रहा हूं वो वैल्यू भी क्वेश्चन में जनरली गिवन होती है, पर अगर कभी नहीं गिवन हो तो याद रखना चाहिए, जरूरी है। अब हम अलग अलग वाटर के केस में याद रखते हैं। स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं। स्पेसिफिक हीट को C से लिखा था, तो CW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर में लिख रहा हूं, मतलब कौन सा स्टेज लिख रहा हूं? ये लिक्विड स्टेज में। तो स्पेसिफिक हीट कितना होता है इसका वैल्यू, तो ध्यान रखना, चूंकि सीजीएस में याद रखना भी आसान है इसलिए लिख रहा हूं। ये होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, नीचे डिग्री सेल्सियस है, यही यूनिट होता है सीजीएस में, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उसके बाद C स्पेसिफिक हीट की वैल्यू वाटर के लिए एक आइस हो गया, और एक हो जाता है C वेपर या स्टीम स्पेसिफिक हीट।
दोनों की वैल्यू सेम ही होती है, याद रखना आसान होगा। वाटर के लिए ये हाफ होता है, हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर का लिक्विड फेज में ये पर डिग्री सेल्सियस, वाटर का लिक्विड फेज में 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए लिक्विड फेज में 1 कैलोरी हीट चाहिए होता है। हाँ, आइस और वेपर में, आइस और वेपर का 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हाफ कैलोरी हीट चाहिए होता है। क्लियर बात? उसी तरह से लेटेंट हीट भी देख लेते हैं। एक हमने वाटर के लिए बोला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। और एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इतनी वैल्यू, ये 4 याद रखना। इसका हो जाता है 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वाटर का, ये सॉलिड टू लिक्विड, यानी 1 ग्राम पानी का 1 ग्राम वाटर को, यानी आइस बोलो, 1 ग्राम आइस को लिक्विड बनाने के लिए 80 कैलोरी का हीट चाहिए, 80 कैलोरी का। इसका मतलब क्या हुआ? 1 ग्राम वाटर लिक्विड फेज में 1 ग्राम वाटर लिक्विड का फेज चेंज करने के लिए, मतलब वेपर बनाने के लिए 540 कैलोरी हीट चाहिए। यानी 1 ग्राम वाटर को वेपर बनाने के लिए 540 कैलोरी हीट चाहिए और 1 ग्राम आइस को वाटर बनाने के लिए 80 कैलोरी हीट चाहिए। तो दोनों में ज्यादा कौन है? ये 540 काफी ज्यादा है। इसलिए क्वेश्चन पढ़ते आए हो बचपन से या सुनते आए हो या ऐसे भी हम देखते हैं, पता भी है कि बोलते हैं स्टीम और गर्म पानी और गर्म वेपर में ज्यादा सीवियर कौन होता है, ज्यादा डेंजरस कौन होता है? वेपर। भाप ज्यादा डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि उससे 540 कैलोरी हीट निकल रही है। 1 ग्राम जब बना ना लिक्विड से वेपर, तो 540 कैलोरी हीट निकल रही है और इसमें 80 कैलोरी ही निकल रहा है। इसलिए वेपर ज्यादा, उसका बर्न ज्यादा सीवियर होता है। बात समझ में है? तो इतना पहले नोट करो, बेसिक है, फिर इस पे हम कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, कई चीजें करेंगे। अभी देखो एक ग्राफ देख लेते हैं, मैं डायरेक्ट ग्राफ बता ही देता हूं, क्वेश्चन पूछा भी गया है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। 2 चीजें होती है, एक मतलब होता है फेज चेंज और एक हो रहा है तुम्हारा जाके टेम्परेचर राइज करना उसी फेज में। तो कोई भी मान लो, जैसे इसी का एग्जांपल ले लो, मैं एग्जांपल में इसी को ले लूं जो बोर्ड पे मैंने बताया था कि -20 से पहुंचा 120 डिग्री सेल्सियस। तो इन 5 फेज से होके गुजरा है। इस फेज में जहां जहां टेम्परेचर राइज की बात हो रही है वहां पे Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, ठीक। और इन सब में जहां पे टेम्परेचर राइज की बात नहीं हो रही, यानी फेज चेंज की बात हो रही है, वहां पे टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। यहां टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर मुझे इस पूरे का ग्राफ बनाने को कहा जाए, ग्राफ पूछा भी गया है, तो मैं डायरेक्ट ग्राफ ही बना दे रहा हूं। अब देखो उसी पूरे प्रोसेस का मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, समझना जरा। ग्राफ है बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट के साथ टेम्परेचर का, सर मान लो, देखो अब एक बात समझो, ये हीट है, एक्स एक्सिस पे हीट दिखाया, हीट एनर्जी ये का फॉर्म है, ठीक है, हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी। और इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमने दिखा दिया टेम्परेचर, ठीक। टेम्परेचर किस में दिखाया? तो चलो डिग्री सेल्सियस में दिखा दिया। अब जरा समझो, ध्यान से समझना जो बता रहा हूं। जनरली जो 0 है उसको हम ऑरिजिन को 0 से दिखाते हैं, ऑरिजिन को हम 0 से दिखाते हैं, पर कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ऑरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट है। जैसे जनरली मैं क्या करता हूं, जैसे डिस्टेंस मेजर करूं, मैं यहां से डिस्टेंस मेजर करूं तो यहां से बोलूं कि 10 मीटर गया, यहां से 10 मीटर गया, मैंने ऑरिजिन इसको माना, तो मैं अभी 0 पे खड़ा हूं, यहां से 10 मीटर गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं तो यहीं खड़ा हूं लेकिन ऑरिजिन मैं पीछे मान लूं। समझ में आ रही बात? तो ऑरिजिन मान लो कितना पीछे मान लो, मान लो ऑरिजिन यहां से 5 मीटर पीछे मान लो, तो मैं कहां पे खड़ा हूं? 5 पे। या ऐसा भी हो सकता है कि इस जगह को ऑरिजिन मानू जहां खड़ा है, इस जगह को ऑरिजिन मानू और दीवार मान लो 5 मीटर की दूरी पे और दीवार से मेजरमेंट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, ऑरिजिन हमने इसको माना और यानी ये 0 बोल दिए, इसको 0 बोल दिए, पर मेजरमेंट हम दीवार से कर रहे हैं और दीवार हमसे कितनी दूर है? 5 मीटर है। तो जो दीवार से मेजरमेंट कर रहे हैं तो शुरुआत कहां से होगी? -5 से होगी। बात समझ पा रहे हो इस चीज को?
तो इसीलिए क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा गया था, इसलिए वही बता रहा हूं, पूरा उस केस को भी करना इसलिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि जीरो यही हो, जीरो अगर मैंने इसको मान लिया, समझना 0 डिग्री सेल्सियस, जीरो इसको मान लिया, उसी अकॉर्डिंग फिर मान लो 0 है, ये 100 है, और फिर फर्दर जो है, ठीक। अब उस चीज को दिखा रहे हैं, जरा समझना। सबसे पहले क्या हुआ, -20 टू 0, -20 0 क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, Q प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेल्टा T, और प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। तो -20 0 यहां है, तो -20 पीछे होगा, नीचे होगा, तो इधर से लेकर 0 तक क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन, Q प्रोपोर्शनल टू P। उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसी फेज में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है टेम्परेचर y एक्सिस पर लिखा है, यानी ऐसे हो जाएगा। फिर अगला फेज ये आएगा, इसमें क्या हो रहा है, 0 to 100, Q प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो टिल यहां तक 100 तक क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ऐसा। फिर 100 पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट, फेज चेंज हो रहा है, तो फिर 100 पे क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। और फिर उसके बाद 100 के बाद Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टी, यानी टेम्परेचर, यानी फिर स्ट्रेट लाइन जहां तक भी जाना होगा ऐसे चला जाएगा। ये समझ में आया। तो उस पूरे प्रोसेस का ये ग्राफ है, इसमें क्या क्या हुआ जरा इस पे ग्राफ पे देखते हैं। देखो यहां पे क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट था, दिखा भी टेम्परेचर कांस्टेंट, यहां भी टेम्परेचर कांस्टेंट, यहां पे Q प्रोपोर्शनल टू T डेल T चेंज इन टेम्परेचर, यहां पे Q प्रोपोर्शनल टू डेल T चेंज इन टेम्परेचर, यहां पे Q प्रोपोर्शनल टू डेल T चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर है। इस पार्ट में क्या हो रहा है, कौन सा स्टेज है, अगर मेरा वही एग्जांपल है तो इसमें ये आइस है, सॉलिड स्टेज में है, तो ये सॉलिड में सेम स्टेज में है, तो ये है एस सॉलिड। यहां पे क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, सेकंड वाला पार्ट है, तो यहां पे सॉलिड टू लिक्विड है, H2L। यहां पे कौन सा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, लिक्विड बढ़ गया, टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो इसमें कौन सा है, L से लिक्विड लिखा, लिक्विड। फिर यहां पे कांस्टेंट है, ये क्या है, फेज चेंज, लिक्विड टू वेपर या गैस, ये स्टीम, और ये क्या है, वेपर। तो पूरा ग्राफ समझ में आया। तो इस तरह का 4 ऑप्शन देके ग्राफ ही पूछ दिया गया था, इतना डिटेल चीज नहीं लिखा गया, बस ऐसे ग्राफ बना दिया गया। तो बात समझिए। तो जब फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और ऐसे Q प्रोपोर्शनल टू डेल T, हीट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। इतनी बातें क्लियर है। अब कल केवल इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ही करेंगे, और कैलोरीमेट्री पे, कैलोरी में हीट लॉस, हीट गेन, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं। तो कल का लेक्चर हम अलग अलग टाइप के केवल न्यूमेरिकल करेंगे। इसके न्यूमेरिकल 1 या 2 लेक्चर जाएंगे, काफी न्यूमेरिकल बनते हैं, शायद मेरे ख्याल से 2 लेक्चर निकल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर टॉपिक नहीं, थर्मोडायनेमिक्स नहीं, इसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन वो टॉपिक है, वो भी बड़ा है। उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में कई सारे लॉ हैं, वो खत्म होगा फिर थर्मोडायनेमिक्स।